28 जुलाई को एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा है। 10,000 से ज्यादा वैकेंसियों के लिए लगभग 1 लाख बच्चे एएलपी सीबीटी 2 के पेपर में फाइट करेंगे। अब कंपटीशन घटके मात्र इतना रह गया है कि हर 10 बच्चे में से, या कहूं लगभग हर 8 बच्चे में से एक बच्चा एएलपी बन जाएगा, असिस्टेंट लोको पायलट। प्यारे बच्चों, एएलपी सीबीटी 1 का पेपर हो चुका है, अब एएलपी सीबीटी 2 होगा 2025 का 2026 में। उसमें गणित के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि गणित के 25 सवाल किस लेवल के आएंगे और कौन कौन से आने की सबसे ज्यादा संभावना है। यानी कि हम एक पूरा 25 सवालों का एक सेट सॉल्व करेंगे जिससे आपको डायरेक्टली सवाल पेपर में दिख जाएंगे मेरे भाई। देखिए, एएलपी के मामले में तो अभी रेलवे ने हाल फिलहाल में बढ़िया काम किया है। आरआरबी एएलपी 2024 में 18,000 वैकेंसी थी, उन बच्चों की परमानेंट जॉब हो गई है, वो ज्वाइनिंग जा चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है और भैया वो एएलपी बन चुके हैं। ये प्रोसेस लगभग 11,000 वैकेंसियों का चल रहा है और आरआरबी एएलपी 2026 की 11,000 से ज्यादा वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है। यानी कि कुल माने तो 11, 11, 22 और 18 40,000 एएलपी हो गए जो रेलवे ने मात्र 3 साल में बनाया। बड़ी बात है, तारीफ होनी चाहिए रेलवे के इस काम के लिए प्यारे बच्चों। अब देखिए, जो मेहनत करेगा वो बनेगा, बाकी तो गाली देते ही हैं बच्चों, है कि नहीं। तो हमें सेट पूरा करेंगे और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे जाओगे तो ये प्लेलिस्ट है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। बच्चों को लगता है कि हम एएलपी वाले बालक, हमें एनटीपी से क्या मतलब, हमें ग्रुप डी से क्या मतलब, हमें जेई टेक्नीशियन से क्या मतलब। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सब में गणित और रीजनिंग सेम आता है, सेम सवाल आते हैं, यानी कि टोटल प्रीवियस ईयर। और सीबीटी 2 का पेपर तो आपका आसान आने वाला है, गणित रीजनिंग का सीबीटी 1 ही अच्छा आता है। तो प्यारे भाइयों, देखिए हमने आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के भी यहां पर बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे। ये वीडियो होगी यहां पर आरआरबी एएलपी, देखिए ये मैथ्स के बेस्ट 118 क्वेश्चंस हमने कराए हैं भैया। आप ये क्वेश्चंस करके जाओ ना, ये वीडियो देख के जाओ, इसी से कई सारे सवाल जो है यहां पे मिलेंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा जितने भी हैं टेक्नीशियन, जेई, अगर कोई बच्चा इस प्लेलिस्ट के एक क्वेश्चन को सॉल्व करे तो उसको और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। आइए सब बच्चे सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि पढ़ने के बाद की जो प्रक्रिया है कि भैया बच्चे को खुद से मॉक टेस्ट लगाने, या तो आप कहीं से 500-600 रुपये दे के खरीदोगे, और दूसरा कि हमने इस एप्लीकेशन पे प्रीवियस ईयर के हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट फ्री में डाल रखे हैं, वो 1-2 नहीं 10,000 से ज्यादा है, तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। आओ प्यारे भाई, तो पहला सवाल बच्चे आपके सामने है जो कि सीबीटी 1 2025 के पेपर में आया है। ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 84% above its cost price. What percentage of discount should he offer to gain 15%? 15% प्रॉफिट के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। देखो डाटा बहुत आसान है, ऐसा सवाल है 100 मान के करें। एक दुकानदार अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 84% अधिक जो है रखता है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 100 से 84% ज्यादा, यानी कि मार्क प्राइस कितना है 184, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बोला 15% प्रॉफिट के लिए कितना डिस्काउंट देना चाहिए, सीपी 100 है, अगर 100 पे 15% प्रॉफिट कमाना है तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा 115 में, 100 से 15% ज्यादा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है बच्चों, मार्क प्राइस पे। तो आपने 184 के मार्क प्राइस का सामान बेचा है 115 में, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया प्यारे बच्चों, रेशियो ले लेंगे, इससे चला गया 23 से, 23 अट्ठे 184, 23 पंजे 115। ये बेस्ट तरीका करने का। अल्टीमेटली आपने 8 का सामान 5 में बेचा तो 3 का डिस्काउंट दिया 8 पर। अब पता होना चाहिए कि 1/8 12.5%, तो 3/8 हो गया बच्चे 37.5%, तो 37.5% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई शिफ्ट में आया है। स्टूडेंट्स मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 35 इंस्टेड ऑफ 95। एक बच्चे के नंबर गलती से 99 की बजाय शीट में कितने चढ़ा दिए टीचर ने, 35। ड्यू टू दिस एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास गॉट डिक्रीज बाई 8/3, से पूरी क्लास का एवरेज 8/3 कम हो गया। व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है।
देखिए सेम चीज है प्यारे बच्चों, आंकड़ों की संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बराबर टोटल वैल्यू में चेंज बटे एवरेज में चेंज। एक बच्चे के मार्क्स 99 से 35 हो गए प्यारे बच्चों, यानी कि कितने कम हो गए, कितना कम हो गया प्यारे भाई, ये आ जाएगा 64, 64 नंबर कम हो गए, तो पूरी क्लास का टोटल भी 64 कम हो जाएगा। पूरी क्लास का एवरेज कितना घट गया, 8/3, तो टोटल वैल्यू में चेंज बट एवरेज में चेंज घट रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 8 64, 3 ऊपर जाएगा, 8 3 24, यानी कि क्लास में बच्चों की संख्या है 24। इससे बढ़िया तरीका नहीं है करने का। आइए प्यारे स्टूडेंट, एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल ए सम ऑफ 15,625 रुपी अमाउंट टू 19,683 in 1 year 6 month if the interest is compounded half yearly। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं। बोला है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 15,625 रुपए 19,683 अमाउंट बन जाएंगे 1 साल 6 महीने में अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। देखिए 1 साल 6 महीने का मतलब क्या है, 1.5 साल, 18 महीने हो गया ना, और आप ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करो तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस 6 महीना हो गया 18 महीना, 1.5 साल। आपका पैसा हर 6 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। बताइए हुआ क्या, 18 महीने में प्यारे बच्चों, 18 महीने यानी कि 1.5 साल में आपका पैसा 15,625 से बढ़ के कितना हो गया, 19,683 हो गया। 18 महीने में आपका पैसा इतने गुना हो गया, सही है। तो बताओ हर 6 महीने में क्या हो रहा है, हर 6 महीने में पैसा कितने गुना हो रहा है, इसका क्या लेंगे, क्यूब रूट। 18 महीने से 6 महीने पे जाना, क्या लेंगे, क्यूब रूट। और ये आसानी से निकल गया, 15,625 का क्यूब रूट 25 और 19,683 का क्यूब रूट क्या आएगा, एंड में 3 आ रहा है, 25 से बड़ी संख्या का आएगा, 7 का क्यूब 343 में एंड में 3 आता है, यानी कि 27। तो मैं कह सकता हूं कि हर 6 महीने में आपका पैसा जो है 27/25 गुना होगा हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में पैसा बढ़ेगा कितना, 25 से 27 हो जाएगा, तो हर 6 महीने में बढ़ेगा 25 पे 2, 1/25 4%, 2/25 8%। तो आपका पैसा हर 6 महीने में 8% बढ़ रहा है। जल्दबाजी में बच्चे 8% आंसर लगा देते, यही गलती है। ये तो 6 महीने में 8% बढ़ रहा है। ब्याज की क्या पूछा है, वार्षिक दर, एनुअल रेट। तो ब्याज 1 साल क्या होता है, 12 महीने, हर 6 महीने में 8% बढ़ रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 8 का दुगुना, 16% पर एनम। अगर ब्याज की दर 16% पर एनम होगी तो 6 महीने में कितना होगा, 8%, हर 6 महीने में 8% बढ़ाएंगे। आंसर इसका सी है, ये गलती करते हैं बच्चे। एक ट्रायंगल की साइड 189, 48 और 195 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है, बताइए प्यारे बच्चों। एक ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है तीनों, इसका एरिया आपसे पूछा है। देखो साइड बहुत बड़ी बड़ी है, ज्यादातर जो ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में वो किस पे आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। 189 48 और 195 किससे कट रहा है, 3 से। 3 से काटो 189 कितनी बार, 63 बार, 48 16 बार, और 195 किससे कट रहा है, 3 से 65 बार। तो 16 63 65 साइड बन गई, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी साइड 195 है, तो भैया 189 और 48 क्या है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है, समकोण त्रिभुज की लेग्स हैं। तो यहां पे समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। ये तो हाइपोटेनस हो गया 195। 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है 189 और 48, उनकी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का सवाल है। अब 2 से आपका 48 24 बार कट जाएगा, 24 बार, ठीक है ना। तो 9 चौक 36 यानी कि 6, एंड में 6 आएगा, तो कौन सा आंसर है प्यारे बच्चों, डी, है ना। 9 का मल्टीपल भी होगा। अभी लेटेस्ट जो है रेलवे ने जो पेपर कराया है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 है। तो प्यारे भाई यहां से भी सवाल आपके सीबीटी 2 में बन सकते, जरूर देख के जाए, ये पूरी शिफ्ट जरूर सॉल्व करके जाए, ठीक है जी। बताओ, on a certain sum if at the same rate of interest in 2 years the simple interest is 64 and the compound interest is 72, what is the sum। पूछा क्या है,
किसी राशि पे 2 साल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 64 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 72 है। राशि यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 64 रुपए, तो पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 32 मिलेगा और दूसरे साल भी 32 मिलेगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, 72। अब 64 रुपए से 72 रुपए कितना ज्यादा है प्यारे बच्चों, 8 रुपए। यानी कि आपको 2 साल में 8 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है सीआई होने की वजह से ना। 64 सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, 64 और 8 72। यानी कि ये 8 रुपए जो ब्याज मिला इसी 32 पर तो मिला होगा, 32 पर ही तो 8 रुपए ब्याज मिला होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर ब्याज, यानी कि कितना ब्याज, 1/4। अगर आपसे ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो आएगा 1/4, 25% पर एनम। पूछा है प्रिंसिपल, भाई पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, तो फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल का 1/4 यानी कि 32। प्रिंसिपल का 1/4 32 रुपए के बराबर है, तो प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 32 गुणा 4 128 रुपए। समझे ना। चले प्यारे बच्चों ये करेंगे सवाल नंबर 6। A shopkeeper sells an item for 324.3 rupee after giving two successive discount of 60% and 31% on its mark price. एक शॉपकीपर एक आइटम को मार्क्ड प्राइस पे 60% और 31% डिस्काउंट के बाद 324.3 रुपी में बेचता है, यही बोला है। हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, ही वुड हैव अर्न्ड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, तो उसे 25% प्रॉफिट होता। यही लाइन सबसे ज्यादा जरूरी रेलवे के टॉप 10 वायरल सवाल में से है। अगर शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो शॉपकीपर सामान को बेचेगा मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस पर बेचने से 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, यानी कि मार्कअप है 25%। 25% क्या है, मार्कअप परसेंटेज। बिना किसी डिस्काउंट के सामान बेचोगे तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर बेचोगे। अंकित मूल्य पर बेचने से 25% फायदा तभी होगा जब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% एबव होगा। ठीक है ना। पूछा आर्टिकल का आइटम का सीपी क्या है। देखिए ये मार्कअप परसेंटेज है, ये आपने 2 डिस्काउंट दिए, इनका सक्सेसिव ही क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। क्लियर ना, मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल कॉन्सेप्ट। 25% मार्कअप किया यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब 4 के सीपी का मार्क प्राइस कितना है, 5। उसके बाद 60% आपने डिस्काउंट दिया, 3/5। 3/5 डिस्काउंट मतलब 5 का सामान 3 में, सॉरी 3/5 डिस्काउंट मतलब 5 का सामान 2 का हो गया। फिर आप 31% डिस्काउंट देंगे, 100 पे 31% डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितना, 69% में। 69% मतलब 100 का सामान 69 का हो गया। आप बोलोगे हाँ सर सीधी सीधी करेंगे गुणा, अभी 5 दूनी 10 से 0 कट गया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 पंजे 20 यानी कि 200, और ये आ गया प्यारे बच्चों 69। कोई तकलीफ। ये आ गया सीपी से एसपी का रेशियो, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है सीपी से एसपी का रेशियो, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 200 है तो फाइनली सामान को बेचा गया 69 यूनिट में, जबकि सामान बेचा है 324.3 रुपए में। तो 69 यूनिट की वैल्यू 324.3 रुपए और आपसे 200 यूनिट की वैल्यू पूछे, इतना सा सवाल था केवल। समझ में आया ना मेरे भाई, बताइए। 69 की वैल्यू 324.3 है, 200 यूनिट की वैल्यू पूछिए। हालांकि ऑप्शन की शक्ल देख के आंसर एक ही दिख सकता है 940, क्योंकि एंड में 0 जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, काट के देखेंगे तो 69 से 5 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 4 बार है भाई, 4 बार जाएगा और एंड में 3 आना चाहिए। 3 कब बनेगा, जब 9 सत्ते 63 जाएगा, यानी कि 0.7, 4.7 गुना है कि नहीं। तो यहां भी 200 का 4.7 गुना होगा तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 940 रुपए। अगर एक 0 कट भी गया है एक दशमलव होने की वजह से, फिर भी तो एक 0 बचेगा, इसलिए आंसर क्या आता है 940 है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आइए, ए स्पीड बोट हुज स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 6 आवर 24 मिनट।
एक स्पीड बोट है जिसकी स्टिल वाटर में स्पीड यानी कि x का मान है 16 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है फिर वापस आती है। कितना टाइम लगा है? 6 घंटे 24 मिनट। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, y का मान बताओ। धारा की चाल आपसे पूछे, y की वैल्यू बताओ। देखो सिंपल लॉजिक है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शंस भी बहुत बढ़िया। अगर एक बोट डाउनस्ट्रीम जाते है 40 किलोमीटर, तो जब वो लौट के रिटर्न आएगी तो रिटर्न कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई। एक बोट 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो जाएगी किस स्पीड से? x का मान है 16 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर की स्पीड है 16 प्लस वाई की स्पीड से। फिर वापस आएगी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 16 माइनस वाई। ठीक बच्चों, तो टाइम कितना लगेगा प्यारे बच्चों? जोड़ दीजिए, यही टाइम लगेगा ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, और टाइम लगा कितना? 6 घंटे 24 मिनट। 6 घंटा प्लस 24 मिनट का क्या मतलब है? मिनट को भी घंटे में लिखो ना, तो 24 को 60 से भाग देंगे यानी कि 2/5, 2/5 आवर। मेरी बात को आप समझे? 6 घंटा प्लस 24 मिनट को भी आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, तो 5 × 30 और 2 32/5 घंटे का आपको टोटल समय लगा। ठीक है ना? यानी कि टोटल टाइम लगा पूरी जर्नी का 32/5 घंटे। सही है? तो ये जो 40 है प्यारे बच्चों, इस 40 को प्यारे दोस्तों हम यहां से हटा लेते हैं और नीचे ले आते हैं डिवाइड में, है ना? ये 40 जो यहां गुणा में है मैं यहां से हटा लूंगा और कहां ले आऊंगा? दूसरी तरफ डिवाइड में ले आएंगे। ये आगे प्यारे बच्चों आप बोलोगे आंसर, क्योंकि हमें यहां पे सॉल्व करके y का मान निकालना है ना। तो कैसे आएगा भैया? एलसीएम इनकी गुणा करेंगे, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं कि 16 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये 16 माइनस वाई, 16 माइनस वाई और ये 16 प्लस वाई कितना हो गया? 16 प्लस 16 32, वाई से माइनस वाई कट गया, 32/40 पंजे कितना आ गया? 200। 32 से 32 कट गया, यानी कि 16 माइनस वाई स्क्वायर क्या गया? 256 माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 200। तो वाई स्क्वायर क्या है? 256 में से 200 घटाएंगे यानी कि 56, वाई स्क्वायर 56 आ गया। अंडरूट लेंगे तो 14 चौका 56, 4 का अंडरूट 2, 14 का रूट 14, तो यानी कि करंट की स्पीड आएगी 2√। ये ऑप्शन है ना? बढ़िया सवाल है मेरे भाई, आइए करो। दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है, एक नंबर 84 है, दूसरा नंबर क्या होगा? बिल्कुल सरल सवाल है। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 12 है तो संख्या 12 का मल्टीपल होगी, सारे ऑप्शन है। अगर एलसीएम 924 है तो संख्या जो होगी 924 का एक फैक्टर होनी चाहिए। क्या 924 72 से कटता है? नहीं। 180 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 924 2 960 नहीं, 98 से भी नहीं कटेगा। 132 से कटता है 7 बार। ये क्या आंसर है ना? क्योंकि संख्या जो होती है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होती है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है भाई? दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका एचसीएफ गुणा एलसीएम। भाई दो संख्याओं में से एक संख्या 84 है, दूसरी आपको नहीं पता, तो इनका प्रोडक्ट बराबर संख्याओं के एचसीएफ है 12 गुणा एलसीएम है प्यारे बच्चों 924। तो 12 से 84 7 बार कट जाएगा, और 7 से फिर काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 × 21, 7 दूनी 14, 132 है ना? सिंपल सॉल्व भी हो गया। बताइए ये करेंगे। ट्रायंगल PQR में पॉइंट M और N साइड PQ PR पर इस प्रकार है कि MN QR के पैरेलल है। PM और QM का रेशो 4:7 है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्यारे बच्चों, और इतना पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। रेलवे में सिमिलरिटी से सवाल बनते हैं भैया। हाँ, ये मान लीजिए ट्रायंगल PQR है, सवाल में बोला गया है M और N दो पॉइंट है PQR पे कि MN QR के पैरेलल है, तो इस तरीके से हो जाएगा ना। तो ये जो है PQ पर पॉइंट M है और PR पर पॉइंट N है, इस तरीके से कि ये जो लाइन है MN ये QR के समांतर है। यही बोला है ना सवाल के अनुसार। PM से QM का रेशियो 4:7, PM और ये लाइन है QM, इनका रेशियो कितना है? 4:7। ट्रायंगल PMN का एरिया 36 है, ट्रायंगल PMN छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 36 है। तो बच्चों क्या पूछा है? ट्रिपेजियम समलंब चतुर्भुज
एम क्यू आर एन का एरिया, इस ट्रपेजियम का एरिया आपसे पूछा है, इसका एरिया बताइए। बढ़िया सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है, ठीक है जी। कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखा देना है, छोटे बड़े, पीएमएन और बड़ा वाला पीक्यूआर, हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो आप सोचिए, छोटे ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, 4, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ये कितना हो गया, 4 + 7 11। तो छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4/11 है, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16/11 का स्क्वायर 121 है, छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो है। लेकिन पूछा क्या, ट्रपेजियम का एरिया। ट्रपेजियम का एरिया कैसा आएगा, बड़े ट्रायंगल के एरिया यानी कि 121 में से छोटे ट्रायंगल का एरिया 16 माइनस करेंगे, 121 में से 16 माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ट्रपेजियम का एरिया क्या आएगा, 105, है ना, समलम चतुर्भुज बन गया ना, 105 आएगा प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अभी 105 यानी कि 7 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। ट्रायंगल पीएमएन यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितना, 36 मीटर स्क्वायर, कितने गुना बताइए, 4 चौक 16, 4 नाम 36, 9/4 गुना, क्या आ गया प्यारे बच्चों, 9/4 गुना। तो 105 की वैल्यू भी 9/4 गुना, 105 का 9 गुना 945/4, 945/4 मीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चों। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 236 से 1/4 आ गया ना, है ना, 236.25 है। अच्छा यहां सेंटीमीटर है, हम ये पेपर में भी ऐसी हो रखा होगा फिर, ये सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ। आगे चलते हैं, बताओ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 10। ए किसी काम को 90 डेज में पूरा कर सकता है, बी इज 75% लेस एफिशिएंट देन ए, सी इज 80% मोर एफिशिएंट देन बी। अच्छा 3 लोग हैं ए बी सी। ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, लेकिन दूसरी लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया कि यहां ए बी सी की एफिशिएंसी के बारे में बताया गया, परसेंटेज है निकाल सकते हैं। बोला है बी इज 75% लेस एफिशिएंट देन ए, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, बी की एफिशिएंसी ए से 75% कम है, यानी कि ए की 4 है तो बी की 3 कम है 1, सही है। सी 80% मोर एफिशिएंट देन बी, सी की एफिशिएंसी बी से 80% ज्यादा है, बी की एफिशिएंसी है 1 से 80% ज्यादा है, कितना आएगा, 1 से 80% का 0.8, 1 का 80% होगा 0.8, तो 1 से 0.8 ज्यादा यानी कि 1.8। ये एक तरीके से ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। इफ बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज, अगर बी और सी 30 दिन तक काम करते हैं तो ए अकेला बचा काम कितने दिन में करेगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ए किसी काम को 90 डेज में कर सकता है, तो यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं आप लोग। ए की एफिशिएंसी 4 है, ए किसी काम को 90 दिन में करता है, तो 90 दिन में कितना काम करेगा प्यारे बच्चों, 360। टोटल वर्क है 360, बहुत बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं। बी और सी मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की 1.8, तो बी और सी दोनों की एफिशिएंसी है 2.8, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 2.8 यूनिट काम करेंगे। तो बी और सी 30 दिन तक काम करते हैं, तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, 30 से गुणा, 28 या 84, तो बी और सी 84 यूनिट काम करेंगे। 360 में से 84 काम हो गया, तो बचा कितना प्यारे बच्चों, 276 यूनिट। 276 यूनिट काम बाकी है, इस बचे हुए काम को ए करता है, तो इस बचे काम को ए करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ, तो ए को बचा काम करने में कितना समय लेंगे, 4 × 24 और 3 4 नाम 36, 69 डेज लगेंगे, तो यही आंसर है, ए ऑप्शन। तो है ना जबरदस्त सवाल। तो इस तरीके के आपको जो है सवाल करने हैं, सोचने हैं प्यारे बच्चों। आइए सवाल नंबर 11। कई सारी शिफ्ट में आया मेरे भाई ये वाला सवाल, एएलपी का सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बताइए, बताओ जरा। देखो 42 से तो 84 कट ही गया भैया 2 बार, 4 दूनी 8,
ये 2744 का क्यूब रूट क्या होता है? 2744 का क्यूब रूट है 14 का क्यूब होता है 2744। 13 का क्यूब 2197, तो ऊपर 14 बचना ही है, ये आंसर हो जाएगा। नीचे 4096 का फोर्थ रूट। 4096 क्या होता है प्यारे बच्चों? 4096 का फोर्थ रूट आपको करना है। क्या आएगा मेरे भाई बताइए? 4096 होता है 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, और उसका भी आपको करना है फोर्थ रूट। तो पहले अंडर रूट लो 64, फिर अंडर रूट लो 8, या क्या आ जाएगा 8, और इंटू 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, क्या आंसर है 14। चलिए, दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% रजिस्टर वोटर्स ने वोट किया, 2% वोट्स इनवैलिड पाए गए, 2% ऑफ वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। जितने वोट डले उसमें से 2% इनवैलिड है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट एंड वोन बाय इलेक्शन बाय ए मार्जिन ऑफ 1568 वोट। जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% मिला और वो 1568 वोटों से चुनाव जीता। कितने वोटर रजिस्टर थे? ये सवाल इलेक्शन का सबसे पॉपुलर सवाल है, एक स्टेप में सॉल्व होता है कि माना n वोटर थे, n वोटर में से 80% ने वोट डाला। 80% का मतलब 4/5, ये डाले गए वोट है। हमने मान लिया कि कुल n वोटर रजिस्टर थे, n का 80% यानी कि 4/5 लोगों ने वोट डाला। जितने वोट डले उसमें से 2% यानी कि 1/50 इनवैलिड हो गए। अगर 1/50 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने? अगर 50 में से एक इनवैलिड है तो बाकी 50 में से 49 आपके वोट वैलिड है। ये वैलिड वोट है। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे वैलिड वोट का 52% मिला। विनर को वैलिड वोट का 52% मिला है भाई, तो हारने वाले को क्या मिला होगा? वैलिड वोट का 100 में से 52 घटाई 48%। तो विनर कितने वोटों के डिफरेंस से जीता है? 4%। वैलिड वोट के 4%, 4% होता है 1/25, इतने डिफरेंस से जीता, जबकि जीता है 1568 वोटों के डिफरेंस से। तो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों? बताओ, 49 तिया 147 है भाई, और 49 दूनी 98। ये देखिए 4 से 32 भी कट गया आपका 8 बार, तो सिंपल हम यहां पे गुणा कर देंगे है बच्चों। 25 अट्ठे 200, 200 गुणा 50 10,000, 10,000 पंजे 50,000। कितना आ गया आंसर? 50,000, ठीक है ना? सिंपल गुणा हो जाएगी ना, 25 अट्ठे 200, 200 पंजे 1000, 1000 गुणा 50, 50,000, ठीक है ना जी? ए ऑप्शन आंसर है। आइए अगला सवाल करिए जरा। एक सेल के दौरान 55, ये मुझसे लिखवा लो, ये मुझसे आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा के ले जाइए। ये वाला सवाल आपके एएलपी सीबीटीटी के पेपर में आने वाला है, धरा मिलेगा। ये है कि नहीं सचिन? हमारा रोज का काम है इसे कराने का। कोई दिन जाता नहीं जब हम रेल वाले बच्चों को ना पढ़ाएं। एक सेल के दौरान, है ना, ड्यूरिंग ए सेल 55% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 41% प्रॉफिट। 55% सामान 41% प्रॉफिट पे बेचा गया। 20% ऑफ रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट 19% प्रॉफिट। रिमेनिंग का 20% 19% प्रॉफिट पे बेचा गया, बाकी सामान 21% लॉस में बेचा गया। अगर ओवरऑल प्रॉफिट x% है तो x की वैल्यू क्या है? इस सवाल में परेशानी क्या है कि आप अपने सामान का अलग अलग हिस्सा अलग अलग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे बेच रहे हो। आपको निकालना है सारे सामान पे कुल मिला के कितने % का लाभ हो, यही निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे बच्चों, हमने मान लिया कि आपके पास 100 रुपए का सामान है, आप 100 रुपए का सामान बेचते हो। ये 100 मानने का फायदा ये कि जो भी आंसर आएगा 100 में, वो सीधा परसेंटेज में आएगा। 100 का 55% कितना होता है? 55। 100 का 55% होता है 55। 55 रुपए का सामान आपने बेचा 41% प्रॉफिट पे। 100% पे 41% प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना? 41% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 0.41। तो 55 का 0.41 प्रॉफिट हुआ। 100 में से 55 का सामान बेच दिया तो बचा कितना? 45। 45 का सामान बचा ना। 45 का 20% कितना होता है जी? 9। 9 का सामान आपने बेचा 19% के प्रॉफिट पे, तो 9 का 19% कितना होता है? 0.19।
इतना आपको प्यारे बच्चों प्रॉफिट हुआ। फिर 45 का 20%, 9 का बेच दिया तो बचा सामान कितना, 36 का। 36 का सामान आपने बेचा 21% लॉस पर। 21% का मतलब होता है 0.21 लॉस हुआ, यानी कि क्या हुआ, माइनस। तो कुल मिला के 100 रुपए के सामान पे आपको इतना फायदा हुआ है। और ये जो भी कैलकुलेशन आएगी प्यारे बच्चों, यही क्या है आपका, यही प्रॉफिट होगी। सिंपल है कि नहीं। या तो आप एक कैलकुलेशन कर लो जो काफी टफ है, या फिर क्या निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर डिजिटल सम निकालें तो 5 5 10 और 1 4 और 1 5, 1 गुणा 5 क्या आ गया, 5। ठीक है, ये 9 का गुणा डिजिटल सम 0, किसी भी संख्या को 9 से गुणा करेंगे डिजिटल सम 0, तो जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 5। 1 और 5 6, 1 और 2 3, 1 और 7 8 5 13 4, 1 6 7 7 14, 14 मतलब 5। क्या आंसर है, अकेला ऑप्शन है जिसके अंकों का योग डिजिटल सम 5 बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप में से ऐसे बच्चे हैं जो भाई 40,000 वैकेंसी आने के बावजूद भी एएलपी में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। तो इसमें गलती रेलवे बोर्ड की नहीं है, किसी और की नहीं है, आपकी ही है मेरे भाई, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी या पक्की नहीं हो पाई है। तो एक बार ढंग से पढ़ लो रेलवे के एग्जाम्स के लिए, फिर पेपर देना मन से। हम सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, टोटल कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत थोड़ी सी फीस में। सबसे अच्छी बात यह है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी कि साइंस के जो 2 बेस्ट टीचर अवेलेबल हैं देश में, हरीश सर, राधिका मैम, वो आपको एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो साइंस वाले पोर्शन, मैथ्स और रीजनिंग को तो आप टेंशन मत लो, वो तो 100% कंफर्म है ही। बच्चे का सिलेक्शन किससे रुकता है रेलवे में, साइंस की वजह से होता, गणित रीजनिंग की वजह से रुकता, साइंस की वजह से। तो साइंस आपको यहां पे बहुत मजबूत मिलेगी, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो बहुत थोड़ी सी फीस में, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा कभी रेलवे के लिए। ठीक है, आइए। एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 3,80,000 है, जिसमें से 2,09,000 मेल हैं। 44% ऑफ पॉपुलेशन लिटरेट, पूरी पॉपुलेशन का 44% लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे हैं। 71% मेल्स आर लिटरेट, 71% मेल्स लिटरेट है। व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। सही प्यारे बच्चों, बढ़िया सवाल है। देखो ये डेविएशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी। एलिगेशन से मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे लोगों के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशो किसका आएगा, मेल और फीमेल की संख्या का। बताओ, एक जिले की जनसंख्या यानी कि टोटल 3,80,000 है, जिसमें से मेल यानी कि पुरुष है 2,09,000। ये एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं होती कभी, हमें क्या चाहिए, रेशियो। आप इसका रेशियो ले लो, 3 0 से 3 0 कट गया, पर जाएगा 19 से, क्योंकि 19 दूनी 38, 20 और 19 से 2 सोनो चला गया जी 11 बार। तो मैं कह सकते हैं अगर टोटल 20 लोग हैं तो 20 में से पुरुष हैं 11, तो बाकी की 9 क्या है, महिलाएं। तो मेल और फीमेल का रेशियो एक जो है डिस्ट्रिक्ट में 11:9 है। 11:9 है। सवाल में साफ साफ बोला गया है कि 71% मेल पढ़े लिखे, पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 71%। 44% पॉपुलेशन लिटरेट है। पॉपुलेशन का मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल मिलाकर 44% पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं। तो कितनी परसेंट महिलाएं लिटरेट यानी कि पढ़ी लिखी हैं, है कि नहीं। तो सवाल किसका हुआ प्यारे बच्चों, ये एलिगेशन का। बनाइए, 71 में से 44 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27%। 9 की वैल्यू 27% है, 3 गुना, 3 गुना। तो 11 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, यानी कि 33%। 9 की वैल्यू भी 27% है, 3 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 33%। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये 44 मीन वैल्यू से ज्यादा है 71, तो 44 मीन वैल्यू से कम होगा 33। 44 से 33 घटे क्या आएगा, 11%। इन दोनों के बीच में कहीं आता है ना 44, तो यानी कि केवल 11% महिलाएं पढ़ी लिखी है, यानी कि बेकार डिस्ट्रिक्ट है। समझे भैया। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। वसीम 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 234 किलोमीटर, 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 441, फिर 488 किलोमीटर जाता है 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से। होल जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। समझे बच्चों, बताओ।
देखिए एवरेज स्पीड का एक ही कॉन्सेप्ट है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, अब आपको यहां पे दूरी तो पता है कि वसीम 234 किलोमीटर जाता है, फिर 441 किलोमीटर जाता है, और फिर जाता है प्यारे बच्चों कितना सबसे लास्ट में 488 किलोमीटर, यानी कि टोटल इतने उसने ये डिस्टेंस कवर करी। इस डिस्टेंस को जानने में वसीम को टाइम कितना लगा? आप कहोगे सर टाइम तो दिया नहीं है। बेटा एग्जाम में आपका फूफा नहीं है, निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। 234 किलोमीटर जाएगा 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से, टाइम लगेगा 234 बटे 49। अच्छा सॉरी, 234 किलोमीटर जा रहा है वसीम 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो समय कितना लगेगा? 234/78, 3 घंटे। 3 घंटे का समय लगेगा, प्लस फिर 441 किलोमीटर जाएगा 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से। प्यारे बच्चों कितना समय लगेगा? 441 बटे 49, यानी कि प्यारे बच्चों 9 घंटे। सही है। उसका सबसे लास्ट जाता है 488 किलोमीटर की डिस्टेंस 61 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 488 बटे 61, 8 घंटे। 8 एक मट 8 48, 8 घंटे। तो कुल मिला के आप डिस्टेंस कितनी गए प्यारे बच्चों? 4 1 5 8 13 3, और ये 3 और 1 4 4 8 8 16 6, 2 और 1 3 और 4 7 4 11 1163। ठीक है जी, है 1163 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 9 12 8 20 घंटे में। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई ना, किलोमीटर पर आवर। 1163 को 20 से भाग करना है, 20 से भाग करेंगे तो 3/20 बचेगा, 0.15 में ऐड होगा। ठीक है नहीं, ये 1160 जाएगा 58 बार, 3/20 आएगा 0.15, 58.15। क्लियर है? अगला 29%, 18%, 9% की सक्सेसिव छूट किस सिंगल छूट के बराबर है? बताइए। 3 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, 29, 18, 9% की सिंगल छूट किस छूट के बराबर है? कभी यूनिट जो डिजिटल सब मत लगा लेना। इस सवाल का आंसर क्या है? अप्रॉक्स। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस भी बहुत करीब है प्यारे बच्चों, 1% का फर्क है मात्र ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपको नजदीक कैलकुलेशन करनी है और अप्रोक्स में करनी है। 3 लगातार डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट कैसे निकालते? पहले तीनों को जोड़ो, तो 29 + 18 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे 47 और 9 56। ठीक है ना प्यारे भाई? माइनस, पहले तीनों को जोड़ो फिर माइनस, 2 2 की गुणा, 29 × 18 कितना आएगा प्यारे बच्चों? बताइए 29 × 18 कितना आएगा? ये 540 से 18 कम आएगा, 522। 522, 2 2 की गुणा करना है, सिंपल करीब, घबराना नहीं बिल्कुल भी। 18 निम्मा 162। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और 29 निम्मा आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, देखिए 30 निम्मा 270 होता है ना, अब 270 से 9 कम हो जाएगा 261। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये आ गया 6 6 12 2 14, 5 1 6 और 1 7 2 9, 945। कितना आ गया? 945। ठीक है ना? तो 945 बटे 100, 945 बटे 100, इसको बटे 100 करना है, ये पॉइंट यहां आएगा, प्लस फिर तीनों की गुणा बटे 10,000। तीनों की गुणा करूंगा तो आप सोचिए कि 29 × 18 522, 522 का 9 गुणा करूंगा, यानी कि 500 का 9 गुणा 4500, थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 522 है, यानी कि लगभग 4700 है ना। 4700 को 10,000 से भाग देना है, इसको 10,000 से भाग देना है, तो 10 के बाद 4 अंक आएंगे, आएगा ना प्यारे बच्चों? कोई तकलीफ है बच्चों? तो ये करना है x + y + z माइनस xy + yz + zx बटे 100 + xyz बटे 10,000 परसेंटेज। कैलकुलेटिव सवाल बनता है ये, है भाई, थोड़ा थोड़ा फर्क तो है ही। तो माइनस के बाद पॉइंट देख लो, माइनस का 0.45 और प्लस का 0.47, अप्रोक्स बराबर ही कट जाएगा, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? लगभग 47%, तो लगभग 47% के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल है कि नहीं भाई? चलिए ये बनाओ। 3540 रुपए को निशा, समीर, रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर उनके शेयर से क्रमशः
760, 190 और 280 रुपए की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 10:2:9 हो जाता है। समीर का ओरिजिनल हिस्सा क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3540 रुपए को 3 लोगों के बीच बांटा गया, निशा, समीर, रुपेश के बीच, इस तरीके से कि भाई अगर निशा के 760 रुपए कम कर दें, समीर के 190 रुपए कम कर दें, रुपेश के 280 रुपए कम कर दें, तो तीनों के पास जो शेयर होगा उसका रेशियो 10:2:9 हो जाएगा। यही बोला है कि नहीं? तीनों के शेयर से 760, 190, 280 रुपए कम करेंगे तो तीनों का टोटल शेयर कितना कम हो जाएगा बताइए? 760 और 190 तो आपका 950 हो गया। 950 और 280 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? 1230 रुपए। तो तीनों के टोटल शेयर से आपने 1230 रुपए कम कर दिए। नहीं कि अब तीनों के पास कुल कितना पैसा प्यारे बच्चों? 2310 रुपए। अब तीनों के पास टोटल 2310 रुपए है। किस अनुपात में? 10:2:9 के रेशियो में। तीनों के पास टोटल कितना है? 9, 2, 11 और 10, 21 है कि नहीं? तो 21 की वैल्यू जो है वो 2310 रुपए। 21 किलो 2310 रुपए कितने गुना? 21 से कम 21 और 2 21 से कम 21, 110 गुना। ये 110 गुना है। पूछा है समीर का ओरिजिनल हिस्सा। समीर मतलब बीच वाला आदमी। तो बीच वाले पर्सन का शेयर कितना है? अब 2 गुणा 110 यानी कि 220 रुपए। ये 220 रुपए आंसर नहीं आया मेरे भाई। सवाल में पूछा है समीर का ओरिजिनल हिस्सा। ये तो तीनों के शेयर से 760, 190 और 280 रुपए कम किया है ना, उसके बाद का रेशियो है। यानी कि समीर का शेयर 190 रुपए कम करने के बाद 220 है। समीर का शेयर 190 रुपए कम करने के बाद 220 है। तो समीर का ओरिजिनल शेयर क्या होगा प्यारे बच्चों? 220 से 190 ज्यादा, यानी कि 410 रुपए आंसर है। सही है ना? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया तरीका है करने का। करेंगे सवाल नंबर 18। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। निशा अपने बच्चे के लिए एक मोबाइल फोन खरीदती है। फोन का एमआरपी 24,500 है। उस पर क्रमशः 20% और 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। आफ्टर रिसीविंग बोथ डिस्काउंट, सी पेज 13,132 रुपीज। फंड द वैल्यू ऑफ सी। सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू क्या है? यहां तो एग्जैक्ट आंसर है। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनमें अप्रॉक्स आंसर होता है, तो आपको मेथड सीखना जरूरी है। हालांकि ये सवाल डिजिटल सम से भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक फोन का मार्क प्राइस 24,500 रुपए। निशा अपने बच्चे के लिए मोबाइल फोन खरीदती है, तो निशा को पहले 20% डिस्काउंट मिलता है। 100% पे 20% डिस्काउंट मिलेगा तो मोबाइल फोन की कीमत रह जाएगी घट के 80%। 80% यानी कि 0.8। अब ये मोबाइल फोन की कीमत घट के ये रहेगी। इस प्राइस पे निशा को और 30% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि इस प्राइस को और 30% कम किया जाता है। उसके बाद निशा इस फोन को 13,132 रुपए का पेमेंट करके खरीद लेती है, यानी कि इस फोन की कीमत घट के कितनी रहेगी? 13,132 रुपीज। तो दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया 30% कितना दिया गया? क्या निकाल लीजिए? रेशियो। रेशियो लिया, सवाल खत्म हो गया है कि नहीं प्यारे बच्चे? दशमलव से 1 0 कट जाएगा। ठीक है जी। अब बताइए 132 है, 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32 और 4 तिया 12। सही है। 245 यानी कि 5 गुणा क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये 49, 5 गुणा 49 हो गया ना। तो 49 से काटते हैं। 49 पंजे 245। अच्छा यहां पे 0 भी है। 49 से काटते हैं, 50 हो गया, ठीक ना। 49 पंजे 245 होता है। 49 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 9 होता है। 9 9 सत्ते 63, 67। 49 के एंड में क्या आता है? 9। ये 3 जाना है तो 9 सत्ते 63 ही होगा, तभी एग्जैक्ट होगा। तो 50 दूनी 100 रेशियो 60। अल्टीमेटली जो दूसरा डिस्काउंट देने पे 100 के सामान की कीमत 67 होगी, तो कितना कम हो गया? 33%। ये आंसर है। कोई भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आए, रेशियो लीजिए और आपका आंसर सामने होगा। ए रेफ्रिजरेटर सेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस ऑफ 57,500 एंड स्टिल अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर सेलर है, वो 10% डिस्काउंट देता है लिस्टेड प्राइस पे और उसके बावजूद भी 15% प्रॉफिट होता है।
किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए, उस सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 10%, 100 माने 10 90, प्रॉफिट 15%, 100 प्लस 15 115 जाएगा कि नहीं? ये 5 से कट गया, कितनी बार प्यारे बच्चों? 18 बटे 23। ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। यहां पे लिस्ट प्राइस यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू दी है 57,500 रुपए। बताओ कितने गुना है? सिंपल आप कह सकते 23 दूनी 46 और 11, 23 पंजे 115, 2500 गुना। तो 18 की वैल्यू भी 2500 गुना आएगी, यानी कि 18 का मल्टीपल क्या आंसर है? 18 का मल्टीपल एक ही दिख रहा था, सी। ठीक है ना? 18 की वैल्यू भी 2500 गुना आएगी, 45,000 रुपए 18 का एक ही मल्टीपल है। If the interest earned during the second year on a certain sum is 3072 and the rate of interest is 20% per annum compounded annually, then the sum is। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो सेकेंड ईयर का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज 3072 है, पहले साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। तो बताइए सम क्या है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपको निकालना है। बहुत बेहतरीन तरीका है इसके करने का, सुनिए प्यारे बच्चों। देखिए अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो फर्स्ट ईयर में आपको 20% ही ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे भाई? सेकेंड ईयर में देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। फर्स्ट ईयर में आपको 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ये 20% और बढ़ जाएगा। 20% को 20% और बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 24%। 20% का 20% क्या होता है? 4। 20 को 4 बढ़ा दो, यानी कि सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 24%। थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? और 24% को फिर 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ता जाएगा, समझे ना? तो सेकंड में 24% ब्याज मिलेगा। इसी की वैल्यू सवाल में दिया 3072 रुपए। ठीक है ना? सेकंड ईयर का ब्याज दिया कितना? 24 से कम 24, 6 7 67 बढ़ गया ना, 24 दूनी 48, तो बचा बचिया 19, 24 अट्ठे 192, 128 गुना। तो 1% की वैल्यू 128 है, 100% कितना आ गया? 12,800। ठीक है ना? प्रिंसिपल आपसे पूछा था, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए, An article is sold at a profit of 64%। एक आर्टिकल 64% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। If the cost price is increased by 60 रुपी and the selling price is reduced by 65 रुपए, अगर कॉस्ट प्राइस 60 रुपए बढ़ा दिया जाए और सेलिंग प्राइस 65 रुपए कम कर दिया जाए तो प्रॉफिट 42.5% होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 42.5%। व्हाट द ओरिजिनल सीपी ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल का ओरिजिनल सीपी ज्ञात कीजिए। ये भी रेलवे एग्जाम्स का एक वायरल सवाल है, वायरल। और इस सवाल को या तो बच्चे एक्स मान के कर रहे हैं या 100 मान के कर रहे हैं, और इस सवाल की मैंने एक स्पेशल ट्रिक बना रखी है, उससे ये सवाल एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता है मेरे भाई। ध्यान सुनेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर प्राइस में डिफरेंस। एक आर्टिकल पहले 64% प्रॉफिट में बेचा जाता था, अब 42.5% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना फर्क आया? 64 से 42.5 कितना कम है प्यारे बच्चों? बताइए। 64 से 42.5, 21.5%, 21.5% कम है। प्रॉफिट 21.5% घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस 60 रुपए बढ़ा दी। आप लागत 60 रुपए बढ़ा दो, आपका लाभ जो है 60 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि 60। सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस बाय 65 रुपए, आपने सेलिंग प्राइस 65 रुपए कम कर दिया तो आपका प्रॉफिट भी 65 रुपए कम हो जाएगा ना। आपका प्रॉफिट 21.5% घट गया। क्यों घटा? यही तो निकालना है, क्यों घटा? क्योंकि आपने लागत 60 रुपए बढ़ा दी, आपकी जेब से 60 रुपए चले गए तो प्रॉफिट 60 रुपए कम हो गया। आपने सेलिंग प्राइस 65 रुपए कम कर दिया मेरे भाई, तो प्रॉफिट भी 65 रुपए कम होगा कि नहीं? लेकिन यहां एक झोल है कि जब आप कॉस्ट प्राइस को 60 रुपए बढ़ाते हो तो इस बढ़े हुए 60 रुपए पर भी तो आपको अब 42.5% प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो 60 का 42.5% कितना होता है प्यारे बच्चों? 60 का 42.5%, 60 का 40% 24, और 60 का 2.5% कितना आता है प्यारे बच्चों? 1.5, यानी कि 25.5। तो 60 का 42.5% आपको इसमें और ऐड करना है, यानी कि 42.5।
25 डायरेक्ट। इससे बेहतरीन तरीका नहीं है करने का मेरे भाई। कोई भी सवाल आए, कैसे भी डेटा का सवाल आए, तो 21.5% की वैल्यू कितनी आएगी? 65 और 25 90 और 60 कितना? 150.5। 150.5 आ गए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। घटा नहीं यार, 6 6 12 125 तो 125 और 25 तो 50.5 कट रहा है। 140, हाँ कट गया भैया पूरा का पूरा। कितनी बार कट गया? ये तो कट ही रहा है। 215 से 1505 कितनी बार कटेगा बताओ? 7 बार। 207 1400, 15 सत्ते 105, यानी कि 7 गुना है। तो अगर ये 7 गुना है तो 1% की वैल्यू 7 आ गई। 100% कितना आ गया जी? समझे ना। ये स्पेशल ट्रिक है, सीख के जाओ। अगर सवाल पेपर में आ गया तो एक स्टेप में आप उड़ा दोगे। बताइए सवाल नंबर आपके सामने 22। शिवम ने अपने 2 पोते 14 साल का रुपेश 15 साल का मंदार के बीच 23,400 रुपए इस प्रकार बांटे कि 23 साल की एज होने पर दोनों को बराबर राशि प्राप्त हो। दे गेट इक्वल मनी व्हेन दे टर्न 23 ईयर ओल्ड। टिल देन द मनी इज इन ए बैंक गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तब तक पैसा बैंक में रहेगा और उस बैंक पे 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। हाउ मच शिवम डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ मंदार। शिवम ने मंदार के नाम पे बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट किया? यही सवाल है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है दे गेट इक्वल मनी, यानी कि सेम अमाउंट मिलता है। देखिए शिवम दादाजी है, उनके 2 पोते हैं जिनका नाम है रुपेश और मंदार। सही है प्यारे भाई। मतलब दादा का नाम मॉडर्न और बच्चों के पोतों के ऐसे। चलो अब यहां पे 23,400 रुपए दोनों पोतों में बांट दिए। छोटा पोता 14 साल का है रुपेश और मंदार है 15 साल का। इस तरीके से पैसा बांटा है दोनों के बीच कि जब दोनों की उम्र 23 साल होगी तो दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा। तब तक ये पैसा बैंक में रहेगा और उस पैसे पर सालाना 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 8%। अब बताओ इस सवाल का भी स्पेशल तरीका, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। हर साल आपका पैसा 2/25 बढ़ेगा, यानी कि एक साल में 25 से 2 बढ़ के हो जाएगा 27। एक साल में आपका पैसा 27/25 गुना हो जाएगा एक साल में, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है। अब बताओ छोटा बेटा 14 साल का है पोता और ये 15 साल का, टाइम में गैप कितने का है? 14 साल और 15 साल के बीच में गैप कितने का है? 1 साल का। 14 साल 15 साल के बीच में 1 साल का गैप है तो इसकी पावर करनी है आपको 1। अगर 2 साल का गैप होता तो पावर करते 2। 3 साल का गैप होता पावर करते 3। इस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, है ना। हमेशा कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में इक्वल अमाउंट का सवाल आए तो जो भी दिखाई देगा उसकी पावर कितनी करनी है आपको? उनका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। इस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। छोटे पोते का शेयर छोटा, बड़े पोते का शेयर बड़ा। तो 14 साल का रुपेश है, उसका शेयर छोटा रुपेश भाई का। मंदार की उम्र ज्यादा है 15 साल, तो मंदार का शेयर बड़ा। सिंपल लॉजिक है, कई सारी शिफ्ट में आया है। तो मंदार का नाम पे कितनी राशि जमा करी? 27, यानी कि 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। 27 यानी कि 9 का मल्टीपल। तो ये दोनों आंसर तो है नहीं, लेकिन ये दोनों ही नंबर 9 से कटने वाले हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा। मंदार का शेयर है 27, टोटल कितना है? 27 + 25 52। कितने रुपए का प्यारे बच्चों बताइए? 23,400 रुपए का। 23,400 रुपए का जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, ये मंदार का शेयर आ गया जी। बताओ 13 चौका 52, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 10 13 8 104 और 4 से आपका 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार। तो 27 गुणा 18 गुणा 25, 27 गुणा 18 गुणा 25 आएगा प्यारे बच्चों। तो क्या आंसर आना चाहिए? 27 गुणा 18 गुणा 25। अब देखो ये जो नंबर है 150 आ रहा है, एंड में आ रहा है 250। ये नंबर 125 से नहीं कट रहा, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? देखो
अगर यहां 27 की 18 की 25 में गुणा करेंगे तो 25 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। किसका? 25 का। आप कहोगे सर दोनों ऑप्शन 25 से कट जा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन 25 के साथ साथ किससे कट रहा है? 125 से भी। आंसर 125 से नहीं कटेगा, क्योंकि आंसर में केवल 25 आ रहा है। 25 से कटने वाला यही वाला ऑप्शन है। ये नंबर 25 के साथ साथ 125 से भी कट गया, 3 बार 5 आ गया इसमें, जबकि आंसर में केवल 25 से गुणा हो रहे, 2 ही बार 5 आएगा। ये तरीके होते हैं सोचने के, है कि नहीं? आइए अगला सवाल लेते हैं। ABCD एक क्वालिटरल है जिसमें AB DC के पैरेलल है। क्वालिटरल में दो साइड पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम हो गया ना। AB और DC दो साइड पैरेलल है, क्या हो गया? ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। E और F डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट है। डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट है E और F। चारों साइड की लंबाई आपको दी है, EF की लंबाई पूछी है। ये बहुत स्मार्ट सवाल है और बार बार रेलवे में ही आता और किसी एग्जाम में ये आता नहीं है। सुनिए प्यारे बच्चों, ABCD एक ट्रेपेजियम है। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की ABCD आमने सामने की साइड है, पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज है। किसी भी ट्रेपेजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, डायगोनल AC और BD के मिड पॉइंट है EF, डायगोनल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो है लाइन, इसकी लंबाई क्या होगी? सीधा शॉर्टकट है, पैरेलल साइड के डिफरेंस का आधा। ये जो पैरेलल साइड है AB 14 और CD 90, इनके डिफरेंस का 14 और 90 का डिफरेंस कितना आएगा? 76 का आधा, यानी कि 38 सेंटीमीटर। ये ध्यान रख लीजिए प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन, समझे ना? आइए आगे चलते, सवाल नंबर आपके सामने 24 बनाइए, CBT 1 में आया था। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x10 इज 20। 10 ऑब्जर्वेशन, 10 आंकड़े हैं, उनका मीन यानी कि एवरेज 20 है। देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10 3xi माइनस 4/5। सिग्मा का मतलब होता है सम, है ना? सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। सभी आंकड़ों का योग बताओ, लेकिन आपने हर आंकड़े को क्या किया है? हर ऑब्जर्वेशन को पहले 3 से गुणा किया, फिर उसमें से 4 घटाया और फिर 5 से डिवाइड किया। मतलब ये x1 x2 से x10 तक संख्याएं 10 संख्या, इनका एवरेज है 20। सवाल यह है कि भाई हर संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो संख्या बदल जाएंगी। फिर उन सभी संख्याओं का योग निकाल दो, क्या आएगा? समझे ना प्यारे बच्चों? तो प्यारे भाई, सिंपल लॉजिक है ऐसे सवालों का। आप एक बात जानते हो कि जो आप हर नंबर में चेंज करोगे, एवरेज में भी वो सेम एक्शन होगा कि नहीं, है ना? अभी हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज 20 है। अगर आप हर नंबर को 3 से गुणा करेंगे तो एवरेज भी 3 से गुणा हो जाएगा। हर संख्या में 4 घटाओगे, एवरेज भी 4 कम हो जाएगा। 5 से भाग करोगे, एवरेज में भी 5 से भाग हो जाएगा। तो जो नई संख्याएं बनेंगी उनका एवरेज क्या आएगा? 56/5। क्या आएगा एवरेज? 56 न्यू एवरेज पूछा होता ये आता, लेकिन आपसे पूछा सिग्मा योग। आप बताओ, हमारे पास 10 संख्याएं, उनका नया एवरेज अब 56/5 है, तो इन 10 संख्याओं का योग क्या आएगा? एवरेज को गुणा कर दो, टोटल कितनी संख्या है? 10 से, तो 5 दूनी 56 दूनी 112। समझे ना? तो बढ़िया सवाल है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, आइए। व्हाट इज द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा? इस डेटा का मोड बताओ। पूरे चांस है आपके पेपर में ये वाला सवाल फंसने के। मोड क्या होता है? आपको आंकड़े दिए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही होता है मोड, यानी कि बहुलक। अब आप हर एक नंबर मत चेक करो, ऑप्शन के जो नंबर हैं वही चेक करो। 75 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 75 कितनी बार आया प्यारे बच्चों? 4 बार। 61 कितनी बार आया? 1 बार 2 बार। 61 केवल 2 बार आया, तो ये मोड नहीं होगा, इससे ज्यादा 75 आ चुका है। 61 3 बार आया, ये मोड फिर भी नहीं होगा, क्योंकि 75 4 बार आया। 77 1 बार 2 बार 2 ही बार है। 77 भी मोड नहीं है। 69 चेक कर लेते। 69 है कहीं? 1 बार 2 बार और आगे 69 नहीं है, 2 ही बार आया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया? 75 4 बार। तो यही क्या हो गया आपका मोड। ये फ्री का सवाल है,
जो ALP CBT 1 की हर शिफ्ट में आया था, CBT 2 में भी आ सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो मेरे भाई ये एक सेट था। अगर आप इन 25 में से 22-23 सवाल भी कर पा रहे हैं तो आप बढ़िया बालक है, आपकी तैयारी ठीक है। और मेरी तरफ से RRB ALP CBT 2 का जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे आपको आपकी मेहनत का पूर्णतः फल मिले मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगी, उसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आपको करवाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।